20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। मरुधरा की बेटी अवनी ने पैरालंपिक्स में इतिहास रच दिया। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनने का तमगा हासिल कर लिया। अवनी की जीत के बाद पूरी मरुधरा में जश्न का माहौल है। अपनी बेटी की इस शानदार उपलब्धि पर तो परिवार मानो फूले नहीं समा रहा। अवनी के दादाजी आर लखेरा ने कहा कि उनकी पोती ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। अवनी के पिता ने बताया कि अवनी खेल के साथ पढ़ाई में भी अव्वल है। उसने हिम्मत के साथ लगातार मेहनत करके सभी बाधाओं को हराकर कामयाबी हासिल की। अवनी ने जो कड़ी मेहनत की है ये उसी का नतीजा है कि आज भारत का नाम रोशन कर रही है। पहले 10 मीटर में उसने गोल्ड मेडल जीता और अब 50 मीटर में उसने ब्रॉन्ज मेडल। मुझे लगता है कि वो उसने शूटिंग में PhD कर ली, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब उसको और किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं रही। आज उसने बहुत अच्छा खेला। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसी बेटी का पिता हूँ। अवनी की इस सफलता पर बधाइयों का तांता लग गया। देश के PM नरेंद्र मोदी ने अवनी की इस कामयाबी के लिए उसे बधाई दी। वहीं CM अशोक गहलोत ने भी मरुधरा की बेटी की इस शानदार सफलता पर बधाई दी। बेशक व्हील चेयर पर बैठकर कामयाबी की उड़ान भरने वाली अवनी ने न सिर्फ मरुधरा बल्कि भारत की भी शान बढ़ाई है। पहले बंधक बनाकर 8 घंटे तक पिटाई की और फिर शराब चोरी का आरोप लगाते हुए वीडियो भी बना लिया। इतना ही नहीं, केस दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शराब ठेकेदार की गुंडई का मामला अलवर जिले से आया है। पीड़ित ने इस मामले में तातरपुर थाने में केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लेकिन पीड़ित की आप बीती का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़ित सुरेश के मुताबिक शराब चोरी का आरोप लगाकर शराब ठेकेदार और उसके गुर्गों ने पहले उसे अगवा किया और फिर बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। आरोपियों ने पिटाई करते समय जमीन में दबाकर रखी गई शराब की बोतलें भी उससे निकलवाईं और उसका वीडियो बनाया। इस वीडियो के सहारे वो उसे लगातार धमकाते भी रहे, जिसके बाद अब पीड़ित ने वीडियो के जरिए अपनी पीड़ा बयां की है। तालाबों के आसपास की जमीनों पर बुरी नजर रखने वालों की अब खैर नहीं है। झालावाड़ में जिला प्रशासन का पीला पंजा जब चला तो तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे वालों की शामत आ गई। शहर के खांडिया तालाब के पास की जमीन पर सालों से कब्जा जमाकर उस पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान SDM सहित राजस्व विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। SDM ने बताया कि खंडिया तालाब के किनारे की इस जमीन पर एक निजी होटल व्यवसायी ने कब्जा कर लिया था। इस मामले में प्रशासन ने उसे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन उसने अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अन्य जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार जो खंडिया तालाब जो है, इसका एक साइड में एक निजी होटल चालक द्वारा अतिक्रमण किया था तालाब के जमीन पे। तो बिल्कुल तालाब की जमीन है, सरकारी शिकायत दर्ज कर दिया है। सड़क पर खून से लथपथ पड़ा युवक किसी हमले का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपने ही हाथों से अपना ऐसा हाल बना लिया है। तस्वीर भरतपुर के बयाना कचहरी परिसर की है, जहां एक शराबी युवक ने पहले शराब पीकर खूब हंगामा मचाया और फिर धारदार ब्लेड से अपना गला और हाथ पैर काट लिया। इतना ही नहीं, हाथ पैर काटने के बाद खून से लथपथ शराबी युवक थाने के सामने ही लेट गया, जिसके बाद आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक लोगों का मजमा लगा रहा। इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने खून से लथपथ और बेहोश पड़े युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बताया जाता है कि शराबी वहां भी नर्सिंग कर्मियों को गच्चा देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक शराबी युवक बयाना थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला है। लोगों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है और शराब का आदी है। कभी बिल्कुल आता ही नहीं, कभी तो बिल्कुल नहीं आता है। समस्या होती है इसमें। राशन लेने के लिए हमारे को पहाड़ी पे चलना पड़ता है। आप राशन का अनाज लेने कहां जाते हैं? सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है।
लेकिन आपका सीधा जवाब होगा राशन डीलर की दुकान पर। लेकिन उदयपुर जिले के सरे गांव के लोगों की कहानी थोड़ी अलग है। अगर उन्हें राशन चाहिए तो उन्हें चढ़नी पड़ती है पहाड़ियां, और पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़ने के बाद उस शख्स तक पहुंचते हैं जो कभी पेड़ पर चढ़ा नजर आता है तो कभी पहाड़ियों पर बैठा नजर आता है। हैरान मत होइए, तस्वीरें तो यही बता रही हैं। तो क्या राशन वाले ने अपनी दुकान पहाड़ियों पर बना रखी है? नहीं जनाब, ये सारी कवायद तो मुआ उस लिंक के लिए है जो पहाड़ियों और पेड़ों की सैर कराता रहता है। उदयपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर सरे गांव के लोगों के लिए राशन की तारीख मुसीबत बनकर आती है, क्योंकि गांव में एक भी टावर नहीं है, लिहाजा नेट का लिंक नहीं मिलता है। ऐसे में राशन डीलर कभी पहाड़ियों पर तो कभी पेड़ पर चढ़कर लिंक ढूंढता रहता है, ताकि लोगों को राशन देने का ऑनलाइन हिसाब किताब रखा जा सके। गांव के लोग भी राशन के लिए पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और लिंक आने पर OTP दर्ज कराते हैं, और तब उन्हें राशन नसीब हो पाता है। राशन जैसे भी राशन डीलर साहब यही है, अपने पेड़ पर चढ़कर वो राशन देते हैं, पर्ची ऊपर निकालते हैं। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की अहम खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद दूसरे देशों में रह रहे अफगानी अब अपने देश नहीं लौटना चाहते हैं। भारत में भी रहने वाले अफगानी अब अफगानिस्तान जाने के बजाय शरणार्थी के रूप में रहना चाहते हैं, और इसको लेकर उन्होंने दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इनकी मांग ये है कि इनको रीसेटल किया जाए किसी दूसरे देश में। इनकी ये मुख्य मांग है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। ये अफगान नागरिक हाथों में बैनर और पर्चे लेकर पहुंचे। इनके जरिए उन्होंने अफगानिस्तान में लोगों पर हो रही ज्यादती दिखाने की कोशिश की। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें तालिबान की ओर से किए जा रहे वादों पर भरोसा नहीं है और वो वहां नहीं जाना चाहते। मैं 11 साल से इंडिया में रहता हूँ, अभी तक मुझे कार्ड भी नहीं दिया। मेरे बच्चे पढ़ाई से नहीं कर सकते हैं, मैं घर नहीं ले सकता हूँ, इसलिए उन्हें रिफ्यूजी कार्ड दिया जाए। खबर है कि ये लोग रिफ्यूजी कार्ड हासिल करने के लिए पिछले एक हफ्ते से अलग अलग दफ्तरों और दूतावास के चक्कर काट रहे हैं। वैक्सीन लेने के लिए ऐसी होड़ मची कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई। ये चौंका देने वाला वीडियो पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आया है, जहां कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए एक टीका केंद्र पर बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी और वैक्सीन लगवाने के लिए जुटे लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोगों ने मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा। एक दूसरे पर चढ़ने को उतारू भीड़ के बीच हाथापाई भी हो गयी। पुरुषों के इस लंबी कतार की दूसरी तरफ महिलाओं की भी एक लाइन नजर आई। हालात यहाँ भी जुदा नहीं थे। कुछ महिलाएं लाइन में आगे आने की कोशिश में दिखीं, जिसके बाद वहाँ भी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने बैंक लूटने की कोशिश नाकाम करने के लिए एक मॉक ड्रिल की। मकसद ये कि जब भी कहीं ऐसी कोई वारदात हो तो पुलिस वालों को फौरन किस तरह एक्शन में आकर बदमाशों के इरादों पर पानी फेरना चाहिए, जिसके लिए एक बैंक में इस मॉक ड्रिल को रखा गया, जहां 3 हथियारबंद बदमाश उस बैंक के अंदर घुस गए। इसकी जानकारी एक बैंक कर्मचारी ने फोन पर पुलिस को दी। हत्यारबंद दरोडेखोर घुसले आहेत, गावकऱ्यांनी मदत करावी ही विनंती। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले बैंक के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई। उन्हें बैंक का शटर नीचे गिरा मिला। बदमाशों ने हथियारों के दम पर बैंक कर्मचारियों और वहां मौजूद ग्राहकों को बंधक बनाकर रखा, जिनकी जान जोखिम में न डालते हुए पुलिस को उन बदमाशों को पकड़ना था। ऐसे में पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट के जरिए बदमाशों को सरेंडर करने को कहा। बँकेला सर्व बाजूने पोलिसांनी घेरलेला आहे, तरी आरोपींना मी आवाहन करत आहे, आपण निशस्त्र होऊन पोलिसांच्या स्वाधीन व्हायचं आहे। लेकिन बदमाश बाहर नहीं निकले। इसके बाद धीरे धीरे शटर उठाया गया और फिर शुरू हुई बदमाशों के धरपकड़ की कवायद। पुलिस वालों ने इस मॉक ड्रिल के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ लिया। बिहार में नदियों में उफान के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल और बिहार के कई हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश से बूढ़ी गंडक नदी का जल स्तर बढ़ गया है। लोगों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब नदी पर बना बांध टूट गया और पूरा इलाका पानी पानी हो गया। वैशाली जिले में ना तो बाजार बचा न हाईवे, जिधर नजर गई उधर दिखा सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी का पानी। नदी उफान पर आई तो अपने साथ मुसीबत भी लाई और बाजार में आने वाले लोग पानी में घुसकर जाने को मजबूर हो गए। जिनके पास गाड़ी थी वो गाड़ी लेकर और जिनके पास साइकिल थी वो साइकिल लेकर उसमें घुस गए।
रही बात पैदल चलने वालों की, तो वो भी हिम्मत जुटाकर पानी से लबालब सड़क पर आगे बढ़े। वैशाली और पटना को जोड़ने वाले हाईवे का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। लोग घरों में फंसे रहे। हाजीपुर में तो बारिश के पानी ने शहर की शक्ल ही बदल कर रख दी और ऐसा लगने लगा कि सब डूब गया है। दरभंगा में तो बारिश के पानी ने थाने को भी नहीं बख्शा और उसके कोने कोने में घुस गया। थानेदार का कमरा हो या कैदियों को रखने वाली कोठरी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आए। भारी बारिश और बाढ़ ने देश के कई राज्यों के साथ साथ असम में भी भारी तबाही मचाई है। सबसे बुरा हाल तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का हुआ है, जहां पार्क का 70% इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिससे वन्य जीवों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। जीवन की तलाश में पार्क में रहने वाले वन्य जीव ऊंचाई वाली जगहों पर अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। बाढ़ के कारण पार्क में 9 वन्य जीवों की मौत भी हो चुकी है। पार्क में रहने वाले गैंडा और हिरण बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए वन विभाग की रेस्क्यू टीम लगी हुई है। वन विभाग ने मिही मुख्य इलाके में अपनी मां से बिछड़े हुए गैंडे के एक बच्चे को बरामद किया, जो भोजन की तलाश में मां के साथ पार्क से बाहर निकला था और बिछड़ गया था। घायल गैंडे के बच्चे को बाद में अधिकारियों ने वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र के डॉक्टरों के सहयोग से बचाया। जानकारी के मुताबिक इस नेशनल पार्क में बने 223 शिविरों में 157 शिविर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हालांकि अब पार्क के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तिब्बती संसद की 61वीं स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई। भारत में निर्वासन में आने के 10 महीने बाद 3 फरवरी 1960 को तिब्बतियों के प्रतिनिधि पहली बार बोध गया में इकट्ठा हुए और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के मार्गदर्शन में एकता और सहयोग बनाने की शपथ ली थी। तिब्बती कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि 61वें लोकतंत्र पर हम तिब्बत में अपने हम वतन लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं। इस मौके पर तिब्बत का राष्ट्रगान गाया गया और कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर तिब्बत के समर्थन के लिए भारत, अमेरिका और दुनिया भर के सभी देशों और तिब्बत सहायता समूहों को बधाई दी गई। तिब्बती कैबिनेट ने दलाई लामा के कार्यों के फलने फूलने और उनकी सभी इच्छाओं की पूरी होने के लिए प्रार्थना की। बता दें कि दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भागने के बाद से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं और निर्वासित तिब्बती प्रशासन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। डिजाइनर सब्जियां और फल फूलों का संसार और उसके जरिए सेहत का संदेश। सब्जियों की यह शानदार प्रदर्शनी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लगाई गई है। प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सब्जी फलों का महत्व तो बताया ही गया है, उनके ऊपर कई आकृतियां बनाकर संदेश भी दिया गया। दरअसल ये आयोजन राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत हर साल सितंबर के महीने में किया जाता है। इस प्रदर्शनी में महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली के लिए अनेक प्रकार की पौष्टिक सब्जियां और खाने के बारे में बताया गया। यहाँ सब्जियों पर नक्काशी के जरिए स्तनपान का महत्व, स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग, कोविड जागरूकता, बार बार हाथ धोना, टीकाकरण, BMI की बार बार जांच जैसी जानकारियां लोगों को दी गई। इस शानदार प्रदर्शनी को देखने के लिए शहर के कई हिस्सों से लोग भी पहुंचे। लोगों ने बड़े चाव से प्रदर्शनी देखी और उसके जरिए दिए गए संदेशों से जुड़ी जानकारियां भी हासिल की। सितंबर का महीना और पेड़ों पर लदे आम। हैरान हो गए ना आप? लेकिन गुजरात के वडोदरा के कजापुर गांव के लिए ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के किसान साल के 365 दिन आम का उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। गांव के अजीत ठाकुर नाम के किसान ने आमों की ऐसी कई किस्में विकसित की जिसने सारे किसानों की तकदीर बदल डाली। एक जमाने में यहाँ कपास और तुअर की खेती हुआ करती थी, लेकिन उसमें मुनाफा नहीं होने की वजह से अजीत ठाकुर आम की खेती की तरफ मुड़े और आज साल में 12 महीने आम का उत्पादन कर वो लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने ये कला अपने एक साथी किसान से सीखी थी, जो उनको आज काम आ रही है। आज वो कई किस्म के आम अपने यहाँ उगा रहे हैं, लेकिन एक नीलफांसो और रसूलाबाद नाम की किस्म उनकी चहेती किस्म है। नीलफांसो बेसिकली नीलम और अल्फांसो का क्रॉस ब्रीड है, जबकि रसूलाबाद नाम की किस्म वडोदरा के पास के ही गांव की आम की एक किस्म है, जिसको उन्होंने रसूलाबाद नाम दिया है। उनका दावा है कि एक ही आम के पेड़ पर 5 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के आम उग सकते हैं। आज वो साल में 3 बार आम की फसल काटते हैं और उससे जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहे हैं।
विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी में अब एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में शहर शहर गणेश मूर्तियों का बाजार सजने लगा है। रंग बिरंगी गणेश प्रतिमाएं लोगों का मन मोहने लगी हैं, लेकिन गणेशोत्सव की धूमधाम पर कोरोना का असर साफ दिख रहा है। सूरत के बाजारों में भी गणेशोत्सव पर कोरोना का असर दिख रहा है। हालांकि कोरोना के कम केस होने के बाद कई तरह की पाबंदियों में ढील दी गई है, जिसमें गाइडलाइंस के साथ गणेशोत्सव मनाने की भी छूट दी गई है। लेकिन इसके बावजूद बाजार में ग्राहकी कम नजर आ रही है। सूरत में गणेश मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों का कहना है कि बाजार मंदा है, ग्राहक कम आ रहे हैं। हालांकि उन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में बाजार में तेजी का रुख आएगा और उन्हें गणेश मूर्तियों के बिकने से अच्छी आय होगी। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। पहले हम लोग 4-5 हज़ार मूर्ति बनाते, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इस साल मतलब पिछले साल भी बहुत लॉस्ट हुआ था, तो इस साल 1500-1600 ही मूर्ति बेच रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि कोरोना की वजह से कोई पैसे भी नहीं खर्च सकता। तमिलनाडु का कोडाइकनाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए सैलानियों की खास पसंद है। खासकर मानसून में यहाँ की खूबसूरती का दीदार करना अद्भुत अनुभव होता है। हालांकि कोरोना महामारी और उसके कारण लगे लॉकडाउन से सैलानी कोडाइकनाल की खूबसूरती का लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस में ढील के बाद एक बार फिर कोडाइकनाल की प्राकृतिक बहार के दीदार के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों का आना शुरू हो गया है। हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से रबरेज कोडाइकनाल मानसून के मौसम में जन्नत से कम नहीं है। मैदान की हरी हरी घास कब खूबसूरत पहाड़ों में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। खूबसूरत पहाड़ियों और पठारों का संसार समेटे कोडाइकनाल अपनी सुंदरता के लिए हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यही कारण है कि जैसे ही लोगों को मौका मिला, लोग अपने को रोक नहीं पाए और चले आए जीवन का आनंद उठाने। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में संस्कृत पाठशाला चल रही है और यहाँ पर अध्ययनरत छात्र वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर छात्रों को वेद की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इन सभी छात्रों के बीच एक अनूठा तोता भी यहाँ पर मौजूद है। ये तोता वेद पाठ शुरू होते ही यहाँ पर पहुँच जाता है और पाठ खत्म होते ही अपना दाना पानी लेकर यहाँ से चला जाता है। ये तोता इतना नटखट है कि कभी अपनी चोंच से वेद शास्त्रों को पकड़ता है, कभी उछल कूद करता है। ये नटखट तोता पिछले 3-4 महीनों से वेद पाठशाला में आ रहा है और वेद अध्ययन कर रहे छात्रों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार भी सुनता है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। जमीन से लेकर आसमान तक करतब दिखाते ये ब्राजील के सैनिक हैं, जिन्होंने अभ्यास के दौरान दम दिखाया। तस्वीरें ब्राजील के अमेज़न के जंगलों के बीच पोर्तो करीरो नाम की जगह की हैं, जहां ब्राजीली सेना की टुकड़ी ने युद्धाभ्यास के दौरान कई हैरत अंगेज कारनामे किए। बड़े बड़े टैंक्स के साथ जवानों ने करतब दिखाए, तो बहुत तेज आवाज के साथ कई रॉकेट दागकर ब्राजील की सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस सालाना अभ्यास को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, जिनके सामने एक कमांडर ने अपने वॉकी टॉकी पर दुश्मन की लोकेशन बताई और दूसरे ने गोला दागने का आदेश दिया, जिसके बाद हुए जोरदार धमाके से सब थर्रा उठे। इस ड्रिल के जरिए वहां के सैनिकों ने मुसीबत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया। Nós estamos nos preparando sempre, nos adestrando para defender não só a nossa Amazônia, mas ao Brasil como um todo। इस मॉक ड्रिल में सेना ने एक तरफ नदी में अपना दमखम दिखाया, तो वहीं आसमान के रास्ते पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर अपनी हवाई ताकत का भी प्रदर्शन किया। स्पेन के अल्कनार शहर में हुई जोरदार बारिश के बाद वहां आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बताया जाता है कि इस बाढ़ से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए, क्योंकि ताकतवर सैलाब ने वहां के एक इलाके की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। सड़कों पर पानी पूरी रफ्तार के साथ बहता दिखा और जो भी चीज इसकी जद में आई उसे वो दूर तक बहा कर ले गया। लोगों के मकानों और गाड़ियों को भी इस सैलाब ने काफी नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर लगातार हो रही बारिश ने पूरी कर दी। बाढ़ के बीच अपने घरों में कैद लोग इस बर्बादी को देखकर सहम गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़क धंसने के बाद एक कार उसमें फंसी नजर आई, जबकि आसपास मौजूद कुछ मकान भी पानी में डूबे दिखे। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए स्पेन के दूसरे हिस्सों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। दरअसल स्पेन का अल्कनार कस्बा भूमध्य सागर के बिल्कुल किनारे बसा है।
जिसकी वजह से तूफान और बारिश की सबसे ज्यादा मार वहीं के लोगों पर पड़ी, जिनके घरों में भी पानी और कीचड़ भर गया, जिसकी वजह से करीब 9,000 की आबादी वाले इस कस्बे में रहने वाले 3 दर्जन लोगों को होटल में पनाह लेनी पड़ी। अमेरिका में एक ताकतवर तूफान अपने साथ इतनी बारिश लाया कि वहां के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 8 लोगों की मौत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और वहां के मेयर ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी, क्योंकि केवल न्यूयॉर्क ही नहीं दूसरे राज्यों में भी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने वहाँ की सरकार और लोगों दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। न्यूयॉर्क के एक रेलवे स्टेशन से तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्लेटफॉर्म पर सामने से पानी ऐसे आता दिखा जैसे किसी बांध से नीचे गिर रहा हो। वहाँ की सड़कों पर भी हाल कुछ ऐसा ही दिखा। रात के अंधेरे में बीच रास्ते में फंसे लोगों की परेशानी उस वक्त दोगुनी हो गई जब तालाब बन चुकी सड़कों पर गाड़ियों ने दम तोड़ दिया और उनके अंदर लोग फंस गए। न्यू जर्सी से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहाँ भी सड़कें पानी से लबालब दिखी। मिनटों के अंदर पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया और बाहर निकले लोगों को अपने घर पहुंचना नामुमकिन हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक आदमी अपने बच्चे को गोद में गाड़ी तक ले जाता हुआ नजर आया।